नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शिव मंगल सिंह सुमन की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह कविता आज़ादी के महत्व को प्रदर्शित करती है। तो चलिए सबसे पहले वाचन करते हैं इस कविता का। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान से भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पान, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो आइए अब कुछ समझ लेते हैं इस कविता को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात हम उन्मुक्त गगन के अर्थात खुले आसमान के पक्षी हैं, खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, और हम पिंजरे में बंद रह करके गीत नहीं गा पाएंगे, अर्थात वो पिंजरे में रह करके खुश नहीं रहेंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि सुनहरे पिंजरे की तीलियों से टकरा करके उनके प्रसन्नता से भरे हुए पंख, उत्साह से भरे हुए पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि हम स्वतंत्र रूप से बहते हुए जल को पीने वाले, स्वतः नदी के बहते हुए जल को पीने वाले पक्षी हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि पिंजरे में उनको पानी अच्छा नहीं लगेगा। और कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कि सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी मतलब कड़वी निबोरी, नीम का फल। कड़वी नीम का जो फल है वो सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से कहीं भला है, कहीं अच्छा है। ऐसा क्यों कहा? ये सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा जो है वो सुख सुविधाओं का प्रतीक है। मैदा जो है वो बहुत बारीक होता है, उसको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब पक्षी इधर उधर जाता है जंगल में या इधर उधर जब दाना चुगता है तो उसको वो महीन, पहले अपने चोंच से उसको महीन पीसना पड़ता है, परंतु मैदा पीसा पसाया उसको मिल रहा है। तो इस कारण से एक तरह से ये सुविधा का प्रतीक है, और सोने की कटोरी में रखा हुआ है तो सुख सुविधाओं का प्रतीक इसको माना गया है। परंतु उसको उस पिंजरे में ये सारी सुख सुविधाएं भी अच्छी नहीं लगती, और उसको वो आज़ादी के पलों में जो उसको कष्ट झेलने पड़ते थे, कभी कभी कड़वी निम्बोरी भी खा जाता था, तो वो कड़वी निम्बोरी भी आज उसको अच्छी लग रही है। इससे आज़ादी के महत्व को दिखाया गया है। और कहा भी जाता है पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन सपने हूँ सुख नाही अर्थात दूसरे के अधीन रह करके, दूसरे के गुलाम रह करके तो सपने में भी व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता। तो उसी भाव को यहाँ पर दर्शाया गया है कि चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन गुलामी में हमें वो सुख सुविधाएं अच्छी नहीं लगती। अब कुछ नए शब्द हैं इनमें देखिए। उन्मुक्त अर्थात खुला, बंधन रहित, खुले आसमान के लिए उन्मुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। पुलकित प्रसन्नता से भरे हुए, जो जब पक्षी उड़ते हैं तो प्रसन्नता से भर जाते हैं उनके पंख, लेकिन जब वो गुलाम होते हैं, जब उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वो प्रसन्नता उनकी समाप्त हो जाती है। कनक सोना, कटुक निबोरी, कटुक निबोरी कड़वा नीम का फल, और कनक कटोरी, कनक कटोरी सोने की कटोरी। अब आप लोग बताइए, कवि और कविता का नाम बताइए। हाँ जी हाँ, कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। पंछी कहाँ उड़ते हैं? जी बिल्कुल सही, आकाश में या खुले आसमान में। पंछियों के पंख क्यों टूट जाएंगे?
हाँ, पंछियों के पंख पिंजरे से बार बार टकराने के कारण या पिंजरे से आज़ाद होने की बार बार कोशिश करने के कारण उनके पंख टूट जाएंगे। पंख टूट जाने का अभिप्राय यहाँ पर उनके उत्साह का टूट जाना है, उनका उत्साह समाप्त हो जाएगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीरों के बंधन में, सोने की बेड़ियों के बंधन में अपनी गति और उड़ान सब भूले। अपनी गति, जो उनकी गति थी, उड़ने की गति थी, और उड़ान सब भूले, और उड़ने का जो तरीका था वो सब कुछ वो भूल गए हैं। अर्थात उनके अंदर जो योग्यता थी, जो क्षमता थी, वो सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब बस वो सपने में देख रहे हैं कि वो कभी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के ऊपर बैठे होंगे। तो ये एक तरह से जैसे एक गुलाम व्यक्ति होता है, या हम अपने भारतीय जनता को ही देखें, जब भारतीय जनता गुलाम थी तो उस वक्त वो सिर्फ सोचा करती थी कि कभी ना कभी हमारा देश फिर से जगत गुरु बनेगा, परंतु वो सिर्फ सपने मात्र थे। उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि गुलाम था भारत। और वैसी ही स्थिति इसमें दिखाई गई है कि जो पक्षी है वो सिर्फ सोचता रहता है कि किस प्रकार वो पेड़ की टहनी के ऊपर बैठ सकता था अगर वो आज़ाद होता। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने की नीले आसमान, ऐसे हमारे अरमान थे, ऐसी हमारी इच्छाएं थी कि हम खूब उड़ान भरते और नीले आसमान की सीमा तक पहुंच जाते। अर्थात जहाँ तक नीले आसमान की सीमा है वहाँ हम पहुंच जाते हैं। और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, कि लाल किरण सी चोंच खोल, जो पक्षियों की चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है, तो जब वो चोंच खोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे लाल लाल सूर्य की किरणें वहाँ पर फैल गई हों। और जिस प्रकार सूर्य की किरणों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, उसी प्रकार पक्षियों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इसका भी ये संकेत किया गया है। और किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, तारों के समान चमकते हुए, चमकदार दमकते हुए अनार के दानों को वो चुगते हैं, अर्थात अपने मन चाहे स्वादिष्ट भोजन को वो प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए इसमें भी कुछ नए शब्द हैं। स्वर्ण सोना, और श्रृंखला जंजीरें, तरु पेड़, फुनगी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपर वाली जो वृक्ष की टहनी होती है उसको फुनगी बोलते हैं। अब आप बताओ तो जाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। हाँ, इसका अर्थ बताइए। हाँ जी हाँ, इसका अर्थ है कि जो पक्षी हैं वो कल्पना कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो हम आसमान में, सीमाहीन आसमान में, सीमाहीन मतलब उसका कोई आसमान की कोई सीमा नहीं है, क्षितिज से, क्षितिज मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर दूर से देखने से हमें लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, उसको क्षितिज बोलते हैं। दूर से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती और आसमान कहीं पर एक रेखा के ऊपर मिल रहे हैं, जबकि वो काल्पनिक रेखा है, वो कहीं एक दिखाई देती है हमें लेकिन वास्तविकता नहीं होती। तो ये क्षितिज उसको बोला जाता है जहाँ पर धरती और आसमान मिल रहे हों। तो ये कहते हैं कि हम खूब होड़ा होड़ी लगाते, अपने पंखों की खूब मुकाबला करते एक दूसरे से, और खूब जोर लगा करके उड़ते और कोशिश करते कि हम उस सीमाहीन क्षितिज तक पहुंच जाते हैं। और या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, कि या तो हम उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते, क्षितिज तक पहुंच जाते, और या फिर हम मृत्यु को प्राप्त होते, या फिर हम मर जाते, उड़ते उड़ते मर जाते, लेकिन उससे पहले हम नहीं रुकते, या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते और या फिर हमारी सांसें समाप्त हो जाती। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, कि बेशक हमें टहनी के ऊपर घोंसला मत दो, अर्थात टहनी के ऊपर घोंसला मत दो, अर्थात हमें कोई सुख सुविधा आप मत दो, चाहे टहनी का, और आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, बेशक हमारे घर को तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, कि अगर हमें पंख दिए हैं तो फिर हमारी बेचैन उड़ान के बीच में कोई बाधा मत डालो, अर्थात हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, हम जहाँ चाहें उड़ने हमें दीजिए। तो ये एक तरह से एक संकेत है कि कभी भी हमें किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। जब ईश्वर ने उसको स्वतंत्र पैदा किया है तो हमें उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। इसमें भी कुछ नए शब्द हैं, देखिए। सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित, और क्षितिज जहाँ धरती और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, होड़ा होड़ी
आगे जाने की प्रतियोगिता या मुकाबला। अब देखिए इसका मूल भाव क्या है कविता का। इस कविता में कवि पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के महत्व को बताते हैं। आज़ादी के कष्ट गुलामी में मिलने वाली लाख सुख सुविधाओं से भी कई गुना अच्छे होते हैं। अब देखिए आपके अभ्यास के कुछ प्रश्न। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता प्यारी है और वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। कोई भी अपनी स्वतंत्रता को त्याग कर गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहेगा, चाहे उन्हें कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न मिल जाएं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्नलिखित इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। एक तो वो नदी का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, दूसरा अनार के स्वादिष्ट दाने खाना चाहते हैं, और तीसरा पेड़ों की डालों के झूलों पर झूलना चाहते हैं, और चौथा खुले आसमान में उड़ना और उसकी सीमा को छूना चाहते हैं, और पांचवा है स्वतंत्र रहकर के जीना चाहते हैं। भाव स्पष्ट करें। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। उत्तर, पक्षियों में आसमान की सीमा छूने की चाह होती है। इस चाह में वे बहुत तेज उड़ते हैं। वे सोचते हैं कि वे या तो आसमान को छू ही लेंगे या फिर मर ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो नहीं रुकेंगे। देखिए मैंने पिछली उसमें स्लाइड में बताया था कि क्षितिज क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आसमान और धरती एक स्थान पर, ये जो रेखा नज़र आती है यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे वो आसमान और धरती मिल रहे हों, जबकि आसमान और धरती कहीं नहीं मिलते। अंतरिक्ष जो है वो सीमाहीन है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब आइए भाषा की बात करते हैं। तो लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च। अब देखिए कई प्रकार की मिर्च आपने सुनी होगी, शिमला मिर्च भी सुनी होगी। तो ऐसे मिर्च सभी हैं ये, लेकिन इनके आगे जो विशेषण है वो उनको अलग कर देता है, उनकी विशेषताएं बताता है। जैसे लाल मिर्च, तो नाम लेने से ही हमें पता लग जाएगा कि ये लाल मिर्च इसको बोला गया है। और दूसरा हरी मिर्च, हरी मिर्च नाम लेने से ही हमें पता लग जाएगा कि इसे हरी मिर्च कहा गया। काली मिर्च, इसको हम काली मिर्च कहेंगे। हम काली मिर्च कहते हुए ना तो लाल मिर्च को इमेजिन करेंगे और ना ही हम कल्पना करेंगे हरी मिर्च की, क्योंकि काली मिर्च कहते ही हमारे दिमाग में काली मिर्च का चित्र उभर जाता है। तो इस प्रकार मिर्च तो सभी हैं ये, लेकिन इनकी विशेषता कुछ अलग शब्द बताते हैं और वो शब्द ही इनको दूसरों से अलग कर देते हैं, उनकी विशेष बातें ये बताते हैं। तो इन सभी में मिर्च सभी हैं, पर पहली मिर्च लाल है, दूसरी हरी है और तीसरी काली है। यहाँ पर लाल, हरी और काली शब्द मिर्च की विशेषता बताते हैं, अतः ये सभी विशेषण कहलाते हैं। इन सभी शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण। लाल, हरी और काली, ये तीनों शब्द क्या हैं? विशेषण, क्योंकि ये पिछले वाले शब्दों का मिर्च शब्द का विशेषता बताते हैं। पहला शब्द बताता है कि मिर्च कैसी है? लाल है। दूसरा शब्द बताता है कि मिर्च कैसी है? हरी है। और तीसरे में शब्द बताता है कि मिर्च कैसी है? काली है। तो वो उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार के बारे में बताता है। अब देखिए विशेषण क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी भी बताया कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, अच्छा बच्चा। तो यहाँ पर घोड़ा कैसा है? काला है, और बच्चा कैसा है? अच्छा है। तो ये दोनों उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। काला शब्द घोड़े की विशेषता बता रहा है और अच्छा शब्द बच्चे की विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषण का ही एक भेद होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार या दशा के बारे में बताएं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीले नभ, नीले नभ, नभ कैसा है? नीला है, उसके रंग के बारे में बताया गया है। और कनक कटोरी, कटोरी कैसी है? सुनहरी है, सोने की है। और कटुक निबोरी, निबोरी कैसी है? कड़वी है, कटुक है। और बीमार बच्चा, बच्चा कैसा है? बीमार है। ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐसे गुणवाचक विशेषण शब्द ढूंढ करके और उनके जोड़े बना करके अपनी गृह कार्य पुस्तिका में लिखने हैं। अब एक भाग और है हमारे पास भाषा की बात में, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, युगल। तो
द्वंद्व में जोड़े के रूप में 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है या 3 या 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह 2 ऐसे शब्दों का जोड़ा होता है जो या तो विलोम शब्द हो या उनका जोड़ा जो है वो संसार में प्रसिद्ध हो। अगर विलोम शब्द होंगे तो 2 ही शब्द होंगे, और अगर जोड़े में प्रयोग किए जाते होंगे तो वो 3 या 4 भी हो सकते हैं। जैसे भीम, जैसे युधिष्ठिर, भीम, कृष्ण, अर्जुन, ये सभी एक साथ रहते थे तो इसलिए इनको जोड़े में प्रयोग हम कर सकते हैं। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन दोनों सखा थे इसलिए उनका हम जोड़े में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जोड़े में हम और भी अन्य चीज़ें भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल चावल, सब्जी रोटी। तो ऐसे शब्द जो हैं वो जोड़े में जो प्रसिद्ध होते हैं उनको हम द्वंद्व समास में प्रयोग करते हैं। इनके बीच में जो ये चिन्ह लगा रहता है इसको हम सामासिक चिन्ह या द्वंद्व सामासिक चिन्ह बोलते हैं। तो भूखे प्यासे, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे भूखे और प्यासे। ऐसे ही सुख दुख, सुख और दुख, और लाभ हानि, लाभ और हानि, और कर्ण अर्जुन, कर्ण और अर्जुन, और दाल रोटी, दाल और रोटी। इस प्रकार जब हम उसका विग्रह करेंगे तो हम और लगा देंगे बीच में, और अगर विग्रह नहीं करेंगे, समास बनाएंगे, तो हम और हटा करके और बीच में योजक चिन्ह लगा करके उसको द्वंद्व समास बना देंगे। तो इसके आप कुछ एग्जाम्पल अपनी गृह कार्य पुस्तिका में जरूर लिखेंगे। आप सभी किसी भी विषय या जीव पर एक सुंदर सी कविता लिखेंगे। आप अपनी रचनात्मकता को निखारिए, छोटी छोटी कविताएं लिखना सीखिए और सुंदर सी अभिव्यक्ति दीजिए। अपनी जो कविताएं हैं उनको संभाल के रखिए। जब आपकी विद्यालय पत्रिका छपेगी तो उसमें आप उसको छपवा सकते हैं। और अभ्यास के सभी प्रश्न अपनी गृह कार्य पुस्तिका में सुंदर लिखाई में लिखेंगे और भाषा की बात के दोनों प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसको भी अपनी गृह कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। चलिए अब आज का सुविचार देखते हैं। सुंदर लेख अच्छी शिक्षा का प्रतीक है, अतः लेख सुंदर बनाएं। सभी बच्चे कोशिश करें कि आपकी लिखाई बड़ी सुंदर हो, क्योंकि अगर आपकी लिखाई सुंदर होगी तो आप एक अच्छे बच्चे बनेंगे और साथ में आपकी लिखाई हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेगी और सभी आपकी तारीफ करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ बने रहें और आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। मुझे आशा है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कोरोना काल में कभी भी अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें और खूब मेहनत करें। घर पे अपना एक समय सारणी बनाएं और अच्छे से तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।